हेलो गाइस। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घरों में भी या फिर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उसमें लाइव वायर होते हैं। लाइव वायर कहने का मतलब ये है कि ऐसा तार जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके भी अगर मान लीजिए पोल होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल हो गया। इस इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू यहाँ पे ये लाइव वायर्स चारों तरफ घूम रहे होते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे, दूसरे से तीसरे। ठीक है। और यहाँ से आपके घरों में सप्लाई होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये जो वायर्स देख रहे हैं आप, ये वायर क्या है? लाइव वायर है। लाइव वायर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, कोई मैकेनिक आया और विदाउट एनी सेफ्टी गार्ड वो इसके ऊपर चढ़ गया और लाइट है। ठीक है। वो जैसे ही इस लाइव वायर को टच करेगा, जैसे ही वो इस लाइव वायर को टच करेगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो उस ह्यूमन बॉडी को अपना इलेक्ट्रिक पाथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेगा। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें जनरली सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। पोटेशियम आयन के पास भी क्या होता है, +1 एक्स्ट्रा चार्ज होता है, और सोडियम के पास भी +1 एक्स्ट्रा चार्ज होता है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो वो फ्लो करेंगे और वो क्या जनरेट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक पाथ जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है। तो दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के वजह से हम एक शॉक फील करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। होता क्या है देखिए, सबसे पहली बात, ये लाइव वायर है। ओके। लाइव वायर को क्या किया, कोई उसके कांटेक्ट में आया, टच किया किसी ने। टच करने की वजह से क्या हुआ, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट यानी लाइव वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, उसने क्या काम किया कि आपके बॉडी को इलेक्ट्रिक पाथ बना लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। और इलेक्ट्रिक पाथ या इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों बनाया? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आयंस मौजूद हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और अब क्या करेगा, आपके बॉडी को जैसे ही इलेक्ट्रिक पाथ बना दिया तो आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इस फ्लो के वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक को फील करेंगे। यानी सिंपली हम इलेक्ट्रिक शॉक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, व्हेन अ ह्यूमन बॉडी came into the contact of live wire, the current will start flowing through his body and क्रिएट, या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, क्रिएट या फिर कह सकते हैं, एंड बाय दिस प्रोसेस द ह्यूमन बॉडी feels electric
ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक को। अपने लैंग्वेज में आप लोग चीज़ों को डिफाइन करना सीखें। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत क्या क्या है, मतलब बात जानने की, कि लाइव वायर हो, ठीक है, और आप कैसे टच करें, बिना किसी सेफ गार्ड के, बिना किसी सेफ्टी गार्ड के, तभी जो है आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब ये नहीं कि ट्राई करना है नंगा तार है उसको पकड़ के झूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जान भी जा सकती है, काफ़ी डेडली होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशंस, ठीक है, कैसे हम मतलब सेफ्टी रख सकते हैं खुद को। तो देखो, या तो अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को या फिर इलेक्ट्रिक वायर को, जो लाइव वायर उसको टच करना है, तो ड्राई वुड से छुए, यानी सूखी लकड़ी हो, गीली लकड़ी नहीं। गीली लकड़ी में भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा, आपके पास अगर गैजेट्स हैं, जैसे रबर ग्लव्स हो गए, रबर शूज हो गए, जो इलेक्ट्रिशियंस पहन करके पोल वगैरह पे चढ़ते हैं बिजली बनाने के लिए, वो सब गैजेट्स अगर आपके पास हो तो आप टच कर सकते हैं। प्लास्टिक हो आपके पास तो उससे आप टच कर सकते हैं, रबर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ओके। और वो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। Okay, so that's all about electric shock and preventions of electric shocks. How you can protect yourself from electric shocks. So ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि आप कैसे अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएं। तो सिंपल सी बात है, आप इंसुलेटर का यूज करें, आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज करें। इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे होता है रबर ग्लव्स, रबर शूज, ये सब चीज़ें पहन करके आप इलेक्ट्रिसिटी को टच करें, इलेक्ट्रिक वायर को टच करें, या फिर आप लकड़ी से, सूखे लकड़ी से टच करें, प्लास्टिक से टच करें, रबर से टच करें, बट ऐसे नंगे पैर जाकर के ना टच करें। क्यों? क्योंकि जैसे आप टच करेंगे आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, फिर अर्थिंग होगा, आपकी जान भी जा सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सुपर कंडक्टर्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो सुपर कंडक्टर के बारे में वैसे जानने के लिए तो बहुत कुछ है, बट जरूरी नहीं है वो चीज़ें जानना। आप इतना जानिए क्लास 10th लेवल पे कि सुपर कंडक्टर होता क्या है। एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल जो 2 से 5 डिग्री केल्विन पे, 2 से 5 केल्विन टेम्परेचर पे अगर जीरो रेजिस्टेंस शो करने लगे, कितना रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस शो करने लगे, तो उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर जो 2 से 5 केल्विन पे, 2 से 5 केल्विन क्या टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब सोच लो, रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, आर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जरा 1 मिनट के लिए आप कंसीडर करिए, आपका जो ओम्स लॉ से इक्वेशन बना था, जो रिलेशन बना था आपका करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच, तो सोचिए यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको करंट मिलने वाला है। आपका ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ सीधे सीधे बोलता था कि आपका जो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आपने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया। यानी कि अगर हम ये कहें कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, IR, ओके, V इज इक्वल टू IR। यहां से आपका I क्या आएगा, V अपॉन R। यानी सुपर कंडक्टर्स के लिए लगभग आपका करंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, आप नहीं बता सकते कितना करंट फ्लो होगा, यानी इन्फिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को किसने एक्सपेरिमेंटली बताया था, एच कैमरलिंग ऑन्स ने बताया था, जो कि एक डच फिजिसिस्ट थे 1911 में। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो 2 से 5 केल्विन टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा
सबसे पहले इन्होंने मरकरी के अंदर पाया था 1911 में। उन्होंने पाया था कि मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो है मरकरी का वो जीरो हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करने लगेंगे इस कंडक्टर के थ्रू, इस मटेरियल के थ्रू, यानी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, कैमरलिंग ओन्स, उन्होंने 1911 में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे एक ऐसा मटेरियल भी होता है जो अपने रेजिस्टेंस को जीरो करता है, यानी उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है कितने टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे। अब एक बात बताइए, 4.2 केल्विन टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत बहुत कम टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, आगे देखेंगे। यानी अगर हम इस बात को अगर ऐसे डिफाइन करें, इस सुपर कंडक्टर, आगे इसको और जनरलाइज्ड फॉर्म में डिफाइन करेंगे, सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। तो सुपर, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के बारे में कैमरलिंग ऑन्स ने डिस्कस किया है, superconductors are those materials which exhibits zero resistance at very low temperature और वो लो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 2 to 5 केल्विन तक। ओके, नाउ अगर हम इसको अब इस तरीके से डिफाइन करें, यानी सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है टेम्परेचर 2 से 5 केल्विन पे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, एच कैमरलिंग का। अकॉर्डिंग टू एच कैमरलिंग 1911 में इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मरकरी का जो रेजिस्टेंस है जीरो हो गया 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इन्होंने कहा कि सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, और वो टेम्परेचर होना चाहिए 2 से 5 केल्विन के बीच में। लेकिन हुआ क्या, 1986 में एक एलॉय मटेरियल बना, एलॉय मटेरियल यानी कि दो मेटल से या फिर दो नॉन मेटल से या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल से बना हुआ मटेरियल ही एलॉय कहा जाता है, जिसका नाम था Nb3Ge, यानी नायोबियम जर्मेनियम, जो कि 23 केल्विन से कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगा, यानी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। मीन्स इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया। ठीक, बट किसके हेल्प से ये टेम्परेचर 23 से कम किया गया, हीलियम के हेल्प से, लिक्विड हीलियम के हेल्प से। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे ये उठी कि ये जो लिक्विड हीलियम है, इस लिक्विड हीलियम का दाम काफी महंगा होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। इट इज हार्ड टू फाइंड एंड हार्ड टू प्रिपेयर, काफी एक्सपेंसिव होता है ये। इसकी वजह से ये कह रहे हैं चलो एकेडमिक पर्पज के लिए ठीक है, बट नॉट गुड फॉर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो लेकिन नायोबियम जर्मेनियम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मटेरियल हमारे पास आ गया, एक ऐसा एलॉय हमारे पास आ गया जो सुपर कंडक्टिविटी 23 केल्विन से कम पे भी देने लगा। और यहाँ एच कैमरलिंग ऑन्स ने क्या कहा था कि 2 से 5 केल्विन टेम्परेचर ही होना चाहिए एक मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनने के लिए। फिर 1986 में ही जे बेंड्रॉफ बेडनॉर्ज और यार इन लोगों का नाम भी बहुत क्या बोले, जी बेडनॉर्ज और मूलर, एक कार्ल मूलर, उन्होंने प्रिपेयर किया एक कंपाउंड लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड,
और इसको प्रिपेयर किया गया था 30 केल्विन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे। ठीक है। नेक्स्ट 1987 में यूएसए में एक प्रोफेसर C.W. पॉल चू थे। हाउस्टन की यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक कंपाउंड क्रिएट किया, यट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड YBA2CU3O7। इसको 94 केल्विन टेम्परेचर पे तैयार किया गया। यानी कि अब ये जो टेम्परेचर वाला मामला था, जो कहा गया था 2 से 5 केल्विन टेम्परेचर के बीच ही होना चाहिए टेम्परेचर, वो अब यहाँ देखिए बदलता जा रहा है। यानी कि देखिए पहले 23 से भी कम पे बन गया, 30 से भी कम पे बन गया, और अब फाइनली 94 केल्विन पे भी एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया गया जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। यानी इसका भी रेजिस्टेंस 94 केल्विन पे 0 हो जा रहा है। यानी अब टेम्परेचर वाला पंगा यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। और हम अब इस एट वेरी लो टेम्परेचर को एक नया नाम दे देंगे और फिर अच्छे से डिफाइन कर देंगे अपने सुपर कंडक्टर को। आई होप ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन सुपर कंडक्टर। ओके, नाउ हम सुपर कंडक्टर्स को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं जीरो रेजिस्टेंस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी मटेरियल जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा उसे सुपर कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना ऑकर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला ये जो फिनोमिना ऑकर होगा, उसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ओके, हमने क्या पढ़ा सुपर कंडक्टर्स के बारे में? सुपर कंडक्टर्स के बारे में हमने सबसे पहले ये पढ़ा सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। सिंपल, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ we are going to discuss about combination of resistance, the most important topic of this chapter. So हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को दो टाइप में कंबाइन किया जाता है, एक पैरेलल में और एक सीरीज में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जरूरत था रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने का? व्हाट वाज द नीड टू कंबाइन द रेजिस्टेंसेस टुगेदर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और आपको प्रोवाइड करना है उसके थ्रू 20 ओम का रेजिस्टेंस, और कोई एक रजिस्टर जो है वो इसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। रजिस्टर्स ही तो होते हैं ना सर्किट के अंदर। ठीक है, कोई एक रजिस्टर्स जो है इस 20 ओम के रेजिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो एक राइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है रेजिस्टेंसेज को, और वो कॉम्बिनेशन हम कभी पैरेलल करते हैं और कभी सीरीज में करते हैं। ठीक है, कभी हम पैरेलल में करते हैं और कभी सीरीज में करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस देना हो, ठीक है, अप्लाई करना हो, और कुछ ऐसा हो कि आपके पास कोई एक ऐसा रजिस्टर नहीं हो जो 20 ओम का रेजिस्टेंस उस सर्किट को प्रोवाइड करा सके, तो एक राइट अमाउंट का रेजिस्टेंस किसी सर्किट को प्रोवाइड कराने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत पड़ी, और वो कॉम्बिनेशन हमने कभी पैरेलल किया और कभी सीरीज में किया। तो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about parallel combination of resistances, series combination of resistance, and before this we will discuss about equivalent resistance. Okay, so thank you. अब हम लोग को डिस्कस करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। ओके,
हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और मैंने खुद उसको डिस्क्राइब भी किया था। सो आप लोग पीछे वाले वीडियोज में इसको देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मान लीजिए अगर 30 ओम, 40 ओम या फिर 20 ओम या फिर 25 ओम एक लार्ज क्वांटिटी में अगर रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो किसी सर्किट में, और वो कोई एक रजिस्टर ना दे सके, तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, होता क्या है ऐसे केसेस में कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेज को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चार रजिस्टर ऐड कर दिए, 2 रजिस्टर, 5 रजिस्टर ऐसे हमने ऐड कर दिए, तो होता क्या है कि एक क्राउड की तरह हो जाता है वहां पे। ठीक है, एकदम भीड़ जुट जाती है रजिस्टर्स की उसके अंदर। तो उसको रिप्लेस करके हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लाते हैं जिसके वजह से क्राउड जो है रजिस्टर्स का इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कम हो सके, उसी रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि किसी सिंगल रेजिस्टेंस से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को जब रिप्लेस करते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं करेगा, वो भी उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को जितना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस मिल करके प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी सिंपली a single resistance which can replace by any combination of resistance. Any why? Because the combination can either be parallel or can be series or can be in both parallel and series combination, so that the current flowing through the circuit remains same is called equivalent resistance. Okay, now we are going to discuss about series combination of resistance, then we will discuss about parallel combination of resistance. Okay, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, और हमने कहा था उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता यह है कि जैसे कि इसमें जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड किसी सर्किट में कनेक्ट होते हैं, ताकि सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर सके। इसी को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये एंड ए हो गया और ये एंड बी हो गया, तो रेजिस्टेंस ए से बी के तरफ कनेक्ट रहेंगे एंड हमें पता है कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा, यानी कि ये आई करंट जो है इन सभी रेजिस्टेंसेज के क्रॉस फ्लो करेगा। ओके, so this is known as series combination of resistances. ओके, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो क्राउड ऑफ रेजिस्टेंसेज को हटा करके खुद रिप्लेस कर जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमारे पास R है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक है, हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यही तो पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज किसी सर्किट में कनेक्ट है और उनको हम किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, ठीक, जो कि इन तीनों रेजिस्टेंसेज के बराबर हो या फिर जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज के बराबर हो और उसके भी थ्रू उतना ही करंट सर्किट में फ्लो हो रहा हो जितना n रेजिस्टेंस के होने के बाद होता था, वैसे ही रेजिस्टेंसेज को हम क्या कहते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते थे। तो इस सर्किट में जहां हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को दिखाया, यहाँ तीन रजिस्टर्स एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों को रिप्लेस करके अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R रखें तो ये R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। ठीक है, इस R1 के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, R2 के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 और R3 के एक क्रॉस
हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3। ओके, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R होगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। ठीक, तो यही लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज क्या कहता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। यही क्या है आपका, ये है आपका लॉ ऑफ combination of resistances in series। ओके, रेजिस्टेंसेस क्या कॉम्बिनेशन सीरीज में, और उसका नियम है हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, now we have to prove that how R is equal to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, तो भैया हमें ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, I R के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम एक एक को लेकर के चले, एक एक रेजिस्टेंस को लेकर चले, तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। ओके, मान लो, चलो इसे हमें प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे, सपोज करोगे। ओके, सपोज करोगे लेट R1 R2 and R3 be the resistance is connected in series। ओके, उसके बाद आपने क्या मान लिया कि ये जो I है, I इज इक्वल टू, I किसके इक्वल है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब उसी सर्किट में तो तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, यानी कि तीनों से I करंट ही फ्लो होगा। ओके, एंड V1 V2 V3 क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस। मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं लिख के बता दे रहा हूं। ओके, V1 V2 V3 क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस R1 R2 R3 हो गया। I क्या हो जाएगा आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट हो जाएगा। और आपने क्या सपोज कर लिया है कि R1 R2 और R3 क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 इज कितना हो जाएगा, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। R1 के एक पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कितना फ्लो होगा, I के क्रॉस I होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। ठीक है, सिमिलरली V2 इक्वल टू आपको यहां मिलेगा I इंटू R2। I आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें I क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम करंट सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो करेगा। V3 आपका क्या हो गया, IR3। और इसे हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके,
अब ये V1 V2 V3 क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले ही हमने यहाँ लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 R2 R3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंसेज कितना हो जाएगा आपका, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो V क्या होगा। अगर आपका, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, अगर R जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। V इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू R। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन हो गया 3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखेंगे ध्यान से और इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 3, 2 और 3 के इक्वेशन के यूज से हमें क्या मिलेगा, देखिए V इज इक्वल टू क्या है, IR है, और V इक्वल टू इक्वेशन 2 में क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि हम लिख सकते हैं कि IR इक्वल्स टू V, एंड V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 और प्लस V3 के। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या पढ़ा था, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तो V1 के जगह पे हमने लिख दिया IR1, V2 के जगह पे हमने लिख दिया IR2। ओके, अब IR इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, IR1 प्लस IR2।